स्टूडेंट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हो, हम गणित की प्रैक्टिस श्रृंखला इसके पहले भी बना चुके हैं। आज बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट जैसे कि हम लाए हैं आपके लिए। बहुत अच्छी जगह से चुन चुन के आपके लिए छाट करके एक अच्छा संग्रह है। तो चलिए इसको देखते हैं, इस संग्रह को, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। और इसका वर्ग 3 में और सीटेट परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण है। तो शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण है। इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए जरा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, आत्मकथा, साक्षात्कार, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहला, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण क्या होगा? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। मित्रों बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? तो शिक्षकों के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? प्रदर्शन, निर्देशात्मक, या प्राप्ति, या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूसरा। दूसरा यानी कि निर्देशात्मक। निर्देशात्मक क्या है? शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्देशात्मक कहा जाता है। चलिए बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 5 से 10 इनकी संख्या होती है। सूक्ष्म शिक्षण में बच्चों की संख्या कितनी होती है? 5 से 10। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 10 होती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005, ये क्वेश्चन है आपका। एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है, तो किस बात पर बल देता है? ये चारों ऑप्शनों को पढ़ना है आपको और आंसर बताना है। तो 1 मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ो। तो एनसीएफ 2005 इस बात पर बल देता है कि आपको इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है और उत्तर देना है। गणित केवल सीखे हुए सिद्धांतों और सूत्रों का अनुप्रयोग है, या दूसरा, गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं बढ़कर है, या फिर चौथा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रत्येक बच्चे को इस विश्वास के साथ नहीं लगाना चाहिए कि हर कोई गणित सीख सकता है, या फिर चौथा ऑप्शन होगा, बच्चों को रटकर सभी सूत्र सिखाने चाहिए। तो आपको क्या करना है? 2005 एनसीएफ 2005 जो है इस बात पर, किस बात पर बल दे रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूसरा, गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं बढ़कर है। ठीक है, क्या है? गणित सूत्रों और यांत्रिक प्रक्रियाओं से कहीं बढ़कर प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 की बात ये है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़े छोटे मतलब वर्ड में है, थोड़ा समझना। विचारोत्तेजक प्रश्न से विकसित नहीं होते कल्पना शक्ति, तर्क, निर्णय लेने की क्षमता, मोटर कौशल। तो जो इसका उत्तर होगा आपका, ये होगा चौथा, इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा मोटर कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब हम विभाजन के बाद शेषफल प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? खालिस्तान कहते हैं, सटीक विभाजन, गुणा कहते हैं, या जोड़ कहते हैं, या फिर आपका आखिरी है पूर्णांक विभाजन कहते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। जब हम विभाजन के बाद शेषफल प्राप्त करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसका लास्ट ऑप्शन ही उत्तर होगा, ये होगा पूर्णांक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक विभाजन कहते हैं जब हम विभाजन के बाद शेषफल प्राप्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या का हल में शामिल है। गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या का हल में शामिल है। पहला है व्यापक अभ्यास, दूसरा है समाधान पर पहुंचने के लिए एक
सुराग का उपयोग, तीसरा है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। उत्तर आपको बताना है, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। गणित अभ्यास की रणनीति में समस्या का हल में शामिल है ये। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या कहलाती है, मध्यबिंदु कहलाती है, या फिर क्वाट्रिक्स कहलाती है, वर्ग कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है? तो इसका उत्तर देना है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या कहलाती है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रश्न चिन्ह में अधिक विश्वसनीय होगा? मतलब कौन सा प्रश्न चिन्ह है जिसमें अधिक विश्वसनीय होगा? समापन, संक्षिप्त जवाब, बहुवैकल्पिक प्रश्न, निबंध। तो इसमें से आपको उत्तर देना है। इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा सी, बहुविकल्पिक प्रश्न जो होंगे ये अधिक विश्वसनीय होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे, जो सही होगा वो सही, गलत होगा गलत। तो अधिक विश्वसनीय जो होंगे वो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र में आते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखना है और आप वीडियो में थोड़ा अंत तक बने रहें, जल्दी जल्दी वीडियो ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन का संग्रह बहुत अच्छा है मेरे पास में। ठीक है, तो ज़रूर देखें वीडियो को पूरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। प्लेसमेंट आकलन, रचनात्मक आकलन, सारांशिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आप उत्तर दीजिए इसका। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा सी होगा, सारांशिक मूल्यांकन। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना ही सारांशिक मूल्यांकन कहलाता है, सारांशिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। ये होगा आपका, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर किसका कार्य है? प्रभावी शिक्षण, तो प्रभावी शिक्षण किसका कार्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक की ईमानदारी, शिक्षक का छात्रों को सीखना और समझाना, और चौथा है अध्यापन कार्य के लिए शिक्षक की पसंद है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको उत्तर देना है, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर किसका कार्य है? तो प्रभावी शिक्षण आपका ये हो जाएगा सी, शिक्षक का छात्रों को सिखाना और समझाना प्रभावी शिक्षण का कार्य है। प्रभावी शिक्षण किसका कार्य है? शिक्षक का छात्रों को सिखाना समझाना, ये प्रभावी शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की ओर झुकाव होना चाहिए। पहला ऑप्शन, पाठ्य सामग्री, सामाजिक विकास, व्यापक विषयों पर अभ्यास, बाल विकास के सभी पहलू। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका बताना है आपको। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये होगा कि बाल विकास की सभी पहलू की तरफ उनका झुकाव होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की ओर झुकाव मतलब कि बाल विकास की सभी पहलुओं की ओर झुकाव। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से शैक्षिक उपलब्धि का सबसे विश्वसनीय भविष्यवक्ता है। तो आपको बताना है शैक्षिक उपलब्धि का सबसे अविश्वसनीय भविष्यवक्ता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सीखने के लिए विरासत में मिली जैविक क्षमता, दूसरा माता पिता की जाति उत्पत्ति, तीसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण, या चौथा कक्षा के अनुभव। तो आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा दूसरा, माता पिता की जाति उत्पत्ति। निम्नलिखित में से शैक्षिक उपलब्धि का सबसे अविश्वसनीय भविष्यवक्ता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जानने, याद रखने और याद करने का संबंध है। तो जानने, याद रखने और याद करने का संबंध है। पहला बोध, फिर दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा ज्ञान और फिर मूल्यांकन। तो इसका आपको उत्तर बताना है। जानने, याद रखने और याद करने का संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञान। जानने, याद रखने और याद करने का संबंध ज्ञान से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए आप जरा।
परिचयात्मक प्रश्न कब पूछे जाने चाहिए? परिचयात्मक शब्द प्रश्न कब पूछे जाने चाहिए, इसका उत्तर आपको बताना है। पाठ की शुरुआत में, बीच में, अंत में, हर स्तर पर। तो इसका आपको उत्तर यहाँ पे बताना है। तो परिचयात्मक प्रश्न कब पूछे जाने चाहिए, इसका जो उत्तर होगा ये होगा पाठ की शुरुआत में। परिचय वाले जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए आप गणित में, वो पाठ की शुरुआत में ही पूछे जाने चाहिए। ठीक है, आप पाठ की शुरुआत में पूरे प्रश्न पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है परिचयात्मक प्रश्नों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, क्या फिर हर कोई गणित सीख सकता है, या फिर गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है? इसमें सीधा सीधा आंसर है भाई, इसका उत्तर सीधा सीधा है कि हर कोई गणित सीख सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो गणित ना सीख सके, है ना। इसका आंसर आपको यही देना है।